हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका। नाम से ही पता चल रहा है कि इस मूवी में कुछ लोगों को कुछ खतरनाक एस्केप रूम्स में डाला जाएगा। अगर वो लोग टाइम के अंदर उस रूम की पहेली नहीं सुलझा पाए तो ऑब्वियसली वो लोग मारे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत होती है एक लग्जरी रूम से, जिसमें एक आदमी छत से आकर गिरता है। ये आदमी यहाँ आते ही इस रूम की पहेली को सुलझाने में लग जाता है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसे 4 नंबर्स का कोड चाहिए था। और इसी बीच ये रूम चारों तरफ से छोटा होने लगता है। ये आदमी अपनी पूरी कोशिश करता है कोड ढूंढने के लिए, लेकिन उससे पहले ही ये रूम छोटा हो जाता है और ये आदमी इसकी दीवारों के बीच कुचला जाता है। इसके बाद कहानी जाती है 3 दिन पहले और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनमें जोई जो कि एक काफी स्मार्ट फिजिक्स स्टूडेंट है, जेसन जो कि एक काफी अमीर स्टॉक ट्रेडर है और लोगों के पैसे बढ़ाने का काम करता है, 25 दिन में पैसा डबल, और बेन जो कि एक गरीब और शराबी इंसान है। और ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में कुचलते हुए देखा है। इन तीनों को एक जैसा पजल क्यूब भेजा जाता है। तीनों अपने अपने तरीकों से इस पजल क्यूब को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अंदर से इन्हें एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जिसमें इन्हें एक एस्केप रूम गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है और उसे जीतने वाले को $10,000 का इनाम दिया जाएगा। अगले दिन बेन इस गेम को खेलने मीनोस बिल्डिंग पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एमेंडा से और इसे भी एक पजल क्यूब भेजा गया था। बिल्डिंग में एंटर होते ही इनके मोबाइल्स जमा करवा लिए जाते हैं, लेकिन एक दूसरा प्लेयर डेनी अपने साथ एक एक्स्ट्रा मोबाइल लाया था। ये दोनों वेटिंग रूम में जाते हैं, जहां हमें छठा और आखिरी प्लेयर माइक देखने को मिलता है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। ये सभी आपस में कुछ बातें करते हैं और यहाँ की रिसेप्शनिस्ट इन्हें यहाँ कुछ देर बैठने को बोलती है। बेन सिगरेट पीने के लिए इस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डोर का हैंडल ही निकल जाता है। डेनी जो कि एस्केप रूम्स का एक्सपर्ट है और अब तक उसने 93 एस्केप रूम्स जीते हैं, वो सभी को बताता है कि शायद ये वेटिंग एरिया ही उनका एस्केप रूम है और वो सभी को पहेली ढूंढने बोलता है। माइक को एक बुक के अंदर से एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और जोई एक बुक पर लिखे नंबर से डोर ओपन करने की कोशिश करती है। इससे डोर तो ओपन नहीं होता, लेकिन रूम की छत एक हीटर की तरह गर्म होने लगती है। सह लेंगे थोड़ा सा। इससे अमेंडा डर जाती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर क्लू मांगती है, लेकिन वो उनकी हर बात पर एक ही तरह से जवाब दे रही थी। बेन देखता है कि यहाँ रखा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर भी नकली है और जोई को उसमें से एक चाबी भी मिलती है। ये चाबी रिसेप्शनिस्ट के केबिन की थी, जिसके अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट बैठी हुई थी। इसके बाद चीजें और भी डरावनी होती है और ये पूरा रूम सील होकर एक ओवन में बदल जाता है और एमेंडा सबसे ज्यादा पैनिक कर रही होती है। जोई को पता चल जाता है कि बाहर निकलने की चाबी टेबल के कोस्टर में है। उसे यहाँ की टेबल में 6 कोस्टर मिलते हैं, जिन्हें एक साथ दबाने पर बाहर जाने का रास्ता ओपन हो जाएगा। सभी लोग उन बटन्स को दबाते हैं और जेसन उस रास्ते से बाहर जाने लगता है। वो देखता है कि इसके आखिर में एक डोर है जिसे स्क्रू ड्राइवर से खोला जा सकता है। इसके बाद माइक जिसे स्क्रू ड्राइवर मिला था वो भी उस वेंट में चला जाता है और इसके बाद सभी को रियलाइज होता है कि अगर एक एक करके सभी बाहर निकलते रहे तो आखिर में बटन कौन दबा के रखेगा। ये समस्या है। इस पर जोई को एक आइडिया आता है और वो एक गिलास को पानी से भरकर बटन पर रख देती है। इसके बाद अमेंडा और जोई भी वेंट में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एमेंडा PTSD के कारण बहुत पैनिक कर रही थी। हमें एमेंडा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो एक मिलिट्री सोल्जर थी और वॉर के दौरान काफी मुश्किल से जिंदा बची थी। डेनी और बेन गिलास भरकर कोस्टर पर रखने लगते हैं, लेकिन आखिरी गिलास के लिए पानी खत्म हो जाता है तो बेन अपनी दारू को गिलास में भर देता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। और दोनों बिल्कुल एंड टाइम पर रूम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके जाते ही पूरे रूम में आग लग जाती है। सभी लोग वेंट से होते हुए केबिन रूम में जाते हैं। सभी बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन डेनी कहता है कि ये बस गेम का हिस्सा है, उन्हें डराने के लिए और खतरे वाली कोई बात नहीं है। एमेंडा गेम क्विट करने बोलती है और डेनी के फोन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं था। कोई और रास्ता न होने पर सभी क्लूज ढूंढने लगते हैं। इस रूम के दरवाजे पर एक 7 लेटर्स का लॉक लगा हुआ था। माइक को यहाँ की वॉल पर "You will go down in history" लिखा हुआ मिलता है।
इससे बेन को भी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कुछ सालों पहले उसने दारू पीकर गाड़ी चलाई थी जिससे एक्सीडेंट हुआ और उसके चारों दोस्त मारे गए। उस समय बेन की कार में यही गाना बज रहा था। बेन को रूम में कुछ डियर के हेड भी मिलते हैं जिनके लेटर से उसे कॉम्बिनेशन पता चल जाता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो था रूडोल्फ। इस डोर को ओपन करने के बाद ये सभी एक ठंडी जगह पर पहुंचते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे ये बाहर आ गए हो। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक और एस्केप रूम है जिसे ऐसा बनाया गया है। डेनी यहाँ की वॉल को छूता है और इस रूम के अंदर एसी शुरू हो जाता है और अब इन्हें कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। इन्हें रूम में गर्म कोट भी मिलता है। अमेंडा कहती है कि वो लोग इसे बारी बारी से पहनेंगे। माइक को एक पेड़ के ऊपर फिशिंग रॉड मिलती है। वहीं जोई को एक नकली भालू के मुंह से एक मैग्नेट मिलता है। इस रूम के फ्लोर पर एक आइस होल भी था जिसके अंदर बाहर निकलने की चाबी हो सकती थी। चाबी कहाँ है? डाली हो क्या चाबी साला? माइक उस फिशिंग रॉड में मैग्नेट लगाकर उसे होल के अंदर डालता है और उसके पानी में से उन्हें कुछ मिलता है। ये एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा था जिसके अंदर यहाँ से बाहर निकलने की चाबी थी, लेकिन उसे इन्हें बर्फ से बाहर निकालना होगा। डेनी वेन से उसका लाइटर मांगता है जिसे वो फ्लोर पर फेंक देता है। डेनी जब उस लाइटर को उठाने जाता है तो उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो ठंडे पानी में जा गिरता है। डेनी पानी के अंदर ही घूमता रहता है और बाकी सब उसे ऊपर से देख नहीं पा रहे थे और कुछ ही देर में डूबने से डेनी की मौत हो जाती है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई गेम नहीं है और यहाँ उनकी जान जा सकती है। सभी लोग आर्ग्यू करने लगते हैं और जेसन कहता है कि उन्हें जल्द ही इस रूम से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो वो सब भी डेनी की तरह मारे जाएंगे। इसके बाद सभी अपने हाथों की गर्मी से उस बर्फ के टुकड़े को पिघलाते हैं। दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। और उसमें से चाबी बाहर निकल आती है। इसी बीच जेसन को भी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो ऐसी ही एक कंडीशन में फंस गया था। चाबी से डोर ओपन कर सभी लोग इस रूम से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग तीसरे एस्केप रूम में आते हैं जो कि एक आलीशान कसिनो रूम था, बस ये उल्टा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी छत पर खड़े हों। साथ ही ये रूम एक बड़ा सा एलिवेटर भी था जो कि इन लोगों को काफी ऊंचाई पर ले आया था। इस रूम में एक म्यूजिक भी बज रहा था और उसके बंद होते ही इसके फ्लोर का एक हिस्सा सैकड़ों फीट नीचे जा गिरता है। मतलब हर थोड़ी देर में ये फ्लोर गिरता ही जाएगा। माइक नोटिस करता है कि पूल टेबल से 8th बॉल गायब है और शायद इन्हें उसे ही ढूंढना है। अमेंडा अपना एरोबिक्स का प्रदर्शन करते हुए ऊपर चढ़ती है और उसे एक सेफ दिखाई देता है जिसे ओपन करने के लिए इन्हें 4 नंबर्स का एक पासवर्ड चाहिए। जोई को एक बॉल पर बड़ा सा स्लाइडिंग पजल भी दिखाई देता है जिसे वो सोल्व करने जाती है। उसे सोल्व करने पर उन्हें 4 डिजिट का पासवर्ड मिल जाता है, लेकिन उससे भी वो सेफ ओपन नहीं होता। तभी झटके से जोई फ्लोर पर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। इसी बीच हमें जोई का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक प्लेन एक्सीडेंट में जोई की पूरी फैमिली मारी गई थी और उस हादसे में सिर्फ जोई ही जिंदा बची थी। जेसन जोई को होश में लाकर सेफ जगह ले जाता है। जोई अमेंडा से कहती है कि ये रूम उल्टा है तो उसे कोड भी उल्टा डालना चाहिए और ऐसा करने पर वो सेफ ओपन हो जाता है। सेफ के अंदर अमेंडा को 8th बॉल मिलती है जो कि किसी डोर का हैंडल थी, लेकिन अब अमेंडा को बॉल लेकर रूम के दूसरी तरफ जाना था और पूरा फ्लोर लगभग गायब हो गया था। अमेंडा लटकते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉल फ्लोर के आखिरी हिस्से पर जा गिरती है। बॉल को पकड़ने के लिए अमेंडा उस फ्लोर पर कूद जाती है। वो बॉल को जेसन के पास फेंक देती है, लेकिन फ्लोर का आखिरी हिस्सा भी नीचे जा गिरता है। अमेंडा एक टेलीफोन वायर को पकड़ लेती है, लेकिन फिर वो सैकड़ों फीट नीचे जा गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बचे हुए लोग चौथे एस्केप रूम में जाते हैं जिसे एक हॉस्पिटल रूम की तरह बनाया गया था। सभी प्लेयर्स यहाँ रखे हुए बेड और रूम्स को पहचान जाते हैं क्योंकि यहाँ उनके पास्ट से जुड़ी हुई चीजें रखी हुई थी। साथ ही यहाँ उनकी मेडिकल फाइल्स भी थी। जोई अमेंडा की फाइल पढ़ती है और उसे पता चलता है कि अमेंडा एक IED ब्लास्ट की अकेली सर्वाइवर थी। वहीं जोई भी बताती है कि वो खुद भी एक प्लेन हादसे में अकेली बच गई थी। जेसन बताता है कि वो अपने रूममेट के साथ बोट लेकर घूमने गया था, लेकिन उनकी बोट समुद्र के बीच पलट गई। उनके पास सिर्फ एक ही जैकेट थी जिसे पहनकर उसका रूममेट समुद्र में कहीं चला गया और कुछ दिनों बाद जेसन को रेस्क्यू कर लिया गया था।
बेन अकेला था जो उस कार एक्सीडेंट में जिंदा बचा था। और फाइनली माइक माइन शाफ्ट में काम करता था जिसमें एक हादसा हुआ और उसके 10 साथी मारे गए। इन सब बातों से इन्हें पता चलता है कि इन सभी में एक बात कॉमन थी कि ये सभी अपने अपने हादसों में जिंदा बचने वाले अकेले लकी इंसान थे। और अब ये लोग देखना चाहते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा किस्मत वाला कौन है, इसलिए इन्हें इस गेम में बुलाया गया है। जो भी इस गेम को कंट्रोल कर रहा है उन्हें पहले से ही इन सब के बारे में जानकारी थी और इन्हीं जानकारी के बेसिस पर उन्हें ये गेम खेलने बुलाया गया था। साथ ही हर एक रूम हर एक प्लेयर के हिसाब से बनाया गया था। जैसे पहला रूम अमेंडा के ब्लास्ट वाला ट्रोमा के लिए था, दूसरा रूम जेसन के पास्ट से जुड़ा था, तीसरा रूम जोई से जुड़ा हुआ था क्योंकि उसे अब ऊंचाई से डर लगता है, और ये चौथा रूम डेनी से जुड़ा हुआ है। डेनी की फैमिली एक कार्बन डाई मोनोऑक्साइड गैस लीक में मारी गई थी और वो अकेला ही बचा था। और अब अगर ये लोग टाइम पर बाहर नहीं निकले तो ये लोग भी इस जहरीली गैस से मारे जाएंगे। जेसन और बाकी लोग रूम में पहेली ढूंढने लगते हैं। वही जोई कहती है कि हमें इन लोगों के हिसाब से गेम नहीं खेलना चाहिए और वो रूम के सभी कैमरास को तोड़ना शुरू कर देती है। बेन को यहाँ 3 एक्सरे मिलते हैं जिनकी साइन लैंग्वेज से बेन को EKG का पता चलता है। जेसन को यहाँ EKG मशीन भी मिल जाती है। जेसन मशीन को बेन के सीने पर लगाता है इस उम्मीद में कि उसकी हार्ट रेट से बाहर जाने का दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन बेन की हार्ट रेट बहुत ही कम थी तो जेसन माइक पर ये लगाता है पर उसकी हार्ट रेट भी कम थी तो उन्हें तेज करने के लिए जेसन माइक को बिजली का झटका देता है। इससे माइक की हार्ट रेट तो तेज हो जाती है लेकिन डोर ओपन नहीं होता और साथ ही करंट लगने से माइक भी मारा जाता है। इसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और रूम में जहरीली गैस भरने लगती है। जेसन को समझ आता है कि उन्हें शायद तेज हार्ट रेट नहीं बल्कि स्लो हार्ट रेट को मशीन में रजिस्टर करना होगा। वो मशीन को खुद पर लगाता है और शांति से बैठ जाता है। इससे उसकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है और बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। जेसन बिना वक्त गवाए वहाँ से भाग निकलता है। बेन जोई को भी साथ चलने बोलता है लेकिन वो नहीं मानती। बेन जोई के बिना ही यहाँ से निकल जाता है और जोई भी गैस के कारण बेहोश हो जाती है। बेन और जेसन एक अजीब से एस्केप रूम में पहुंचते हैं। यहाँ बेन जेसन पर इल्जाम लगाता है कि उसने माइक को मार डाला और दोनों में बहस होने लगती है और जेसन कन्फेस करता है कि उसका रूममेट जैकेट छोड़कर नहीं भागा था बल्कि जेसन ने ही उसे डुबाकर मार दिया था ताकि वो खुद उस जैकेट को पहनकर जिंदा बच सके। जेसन अपनी किस्मत की वजह से जिंदा नहीं बचा था बल्कि अपनी चॉइस की वजह से बचा था। इसके बाद दोनों को रूम में एक डोर दिखाई देता है। वो दोनों मिलकर उसे ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके हैंडल पर किसी तरह का ड्रग लगा हुआ था जिससे दोनों को नशा हो जाता है और उन्हें अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। और ये रूम बेन के लिए था क्योंकि वो हमेशा ही नशे में रहता है। रूम में छानबीन करने पर बेन को एक एंटीडोट मिल जाता है लेकिन ये सिर्फ एक ही था तो जेसन बेन को मारने लगता है। आखिरी में बेन के धक्का देने से जेसन का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है और बेन एंटीडोट को लेकर नशे से बाहर आ जाता है। इसके बाद बेन आखिरी एस्केप रूम में जाकर गिरता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और ये रूम माइक के लिए डिजाइन किया गया था क्योंकि वो इसी तरह की माइन में फंस गया था। दूसरी तरफ हम उसी हॉस्पिटल रूम को देखते हैं जिसके अंदर कुछ लोग साफ सफाई करने और डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने आए थे, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि जोई एक ऑक्सीजन मास्क के जरिए अभी तक जिंदा बची है क्योंकि उसने सारे कैमरे तोड़ दिए थे तो किसी को इस बारे में नहीं पता था। जोई तुरंत ही दोनों को मार के बेहोश कर देती है और उनकी गन लेकर आगे बढ़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि बेन रूम के अंदर कुचल ही गया था लेकिन वो एक शील्ड का यूज कर चिमनी में छुप जाता है और बच जाता है। इसके बाद बेन बाहर निकलकर एक बेयर हाउस में जाता है। बेन को यहाँ एक गेम मास्टर मिलता है जो कि पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। गेम मास्टर बताता है कि आजकल के गेम्स काफी सेफ और बोरिंग हो गए हैं, इसीलिए उन लोगों ने इन खतरनाक एस्केप रूम्स को बनाया है और इस पूरे गेम को कुछ बहुत ही अमीर और पावरफुल लोग देखते हैं। साथ ही वो प्लेयर्स के जिंदा बचने पर सट्टा भी लगाते हैं। तो बेसिकली ये सब एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है। बेन पूछता है कि क्योंकि अब वो जीत गया है तो क्या वो अपना इनाम लेकर घर जा सकता है। इस पर गेम मास्टर कहता है कि रेस में जीतने वाले घोड़े को कोई इनाम नहीं मिलता बल्कि उसे मिलता है जिसने उस घोड़े पर पैसे लगाए होते हैं। तू समझा? हाँ,
नहीं तू समझा नहीं। और इसके बाद गेम मास्टर बेन को जान से मारने लगता है, लेकिन तभी गेम मास्टर को पता चलता है कि जोई अभी तक जिंदा है और वो खुद भी अब गेम का हिस्सा बन गया है। जोई गेम मास्टर को शूट करती है, लेकिन वो जोई पर ही अटैक कर देता है। थोड़ी हाथापाई के बाद जोई उसके सर पर एक बोतल फोड़ देती है और बेन उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद बेन और जोई बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। बेन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जोई पुलिस में जाकर इन एस्केप रूम्स के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन जब पुलिस उस बिल्डिंग में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो पूरी बिल्डिंग ही खाली पड़ी है और उन्हें वहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे जोई की कहानी सच साबित हो। वो बेन की बात पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके शरीर में इल्लीगल ड्रग्स पाए गए थे। इसके बाद कहानी जाती है 6 महीने आगे। जोई और बेन अपने हादसों को भुलाकर एक नई जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन जोई अभी भी मास्टरमाइंड को पकड़ने में लगी हुई थी। जोई बताती है कि उनके सभी साथियों की डेड बॉडीज एक्सीडेंट में पाई गई हैं, जिससे सभी को ऐसा लगे कि उनकी मौत हादसे में हुई है, ना कि कोई गेम खेलने से। बेन पुरानी बातों को भुला देने का बोलता है। जोई बताती है कि उसने मीनोस के लोगों से कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं जो कि मैनहट्टन की एक बिल्डिंग के हैं, मतलब अगला गेम इसी बिल्डिंग में खेला जाएगा। जोई ने अपने और बेन के लिए प्लेन टिकट्स भी बुक कर ली थी। वो वहां जाकर इन लोगों को पकड़वाना चाहती थी। वो बेन को भी अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। इसके बाद हम एक प्लेन को देखते हैं जिसके इंजन में आग लगी हुई थी और ये एक माउंटेन से जाकर टकरा जाता है। असल में ये भी एक एस्केप रूम है जो कि आने वाले गेम्स के लिए बनाया जा रहा है और इस रूम से बच निकलने का चांस सिर्फ 4% है। साथ ही यहाँ के बॉस को ये भी पता चल गया है कि जोई और बेन कौन सी फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं और ये एस्केप रूम खासकर उन दोनों के लिए ही बनाया जा रहा है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन था। मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी और आप एक बार इसे जरूर देखें। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी हाल ही में रिलीज किया गया है जिसका नाम है एस्केप रूम कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस और नाम से पता चल रहा है कि पार्ट 2 में वो लोग होंगे जो ऑलरेडी इन एस्केप रूम से जिंदा बच गए थे, जैसे कि जोई और बेन। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।